हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्ति मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वो इस प्रकार है। मेरे सपनों की उड़ान आसमान तक है। मेरे सपनों की उड़ान आसमान तक है। मुझे बनानी अपनी पहचान आसमान तक है। मैं कैसे हार जाऊं और थक कर बैठा रहूं। मेरे हौसलों की बुलंदी आसमान तक है। तो इसी खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आइए एकदम ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप्स आपका इंक्लूड रहेगा इसमें। बहुत सारे न्यू टर्म्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसमें रहेंगे, बहुत सारे स्टेट्स इसमें रहेंगे। आज के न्यूज़ में हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट स्टैटिक पोर्शन कवर करते हुए चलेंगे, ताकि डिटेल्ड एनालिसिस आपको पूरा टॉपिक को लेकर के होता रहे, ताकि आप अपने जो एग्ज़ाम्स में किसी भी तरह का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो आप अच्छे से ईजिली वे में अटैम्प्ट कर सकें। आइए आज की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है लाउडिंग द एक्सीलेंस ऑफ इंडियन चिल्ड्रन की बात यहाँ पे कही जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार जो अभी यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय बल पुरस्कार, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों को जो दिया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। जो सिलेक्शंस होते हैं बच्चे आर्ट्स को लेकर के, जो बेसिकली उनकी बहादुरी को लेकर के, उनके द्वारा कुछ अच्छे काम्स किए गए हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो उन्होंने अच्छे काम किए हुए या सोशल सर्विस में उन्होंने अच्छे काम किए हुए, उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार यहाँ पे इनको दिया जा रहा है 2024 का। ठीक है, क्या है आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अवार्ड दिया गया है वो 7 कैटेगरी में दिया जाता है। कितने कैटेगरी में? टोटल 7 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला जो है आप देख सकते हैं बहादुरी है। दूसरा है कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। तीसरा है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। चौथा है नवाचार, इनोवेशंस। आज के डेट में इनोवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लोग रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स को डेवलप कर रहे हैं, नए नए चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। साइंस एंड टेक की बात यहाँ पे कही जा रही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर सोशल सर्विस, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया। और स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो अपनी पहचान राष्ट्रीय लेवल पे बना चुके हैं, राष्ट्रीय मान्यता के पात्र हैं, उन लोगों को बेसिकली, उन बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है ऑल ओवर द कंट्री, ऑल रीजन ऑफ द कंट्री से, देश के सभी क्षेत्रों में से टोटल 19 बच्चों को यहाँ पे चयन किया गया, सेलेक्ट किया गया, जिनको यहाँ पे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जा गया है। ठीक है, विनर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आदित्य विजय ब्राह्मणी, इनको बहादुरी का लिए यहाँ पे दिया गया है। अनुष्का पाठक आप देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए यहाँ पे दिया गया है, कला संस्कृति। सुहानी चौहान की अगर मैं बात करूँ तो उनको नवाचार के लिए दिया गया है। अवनीश तिवारी की मैं बात करूँ तो सामाजिक सेवा। इस तरह से और भी जो बाकी बच गए हैं उनको यहाँ पे अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। आपको ध्यान क्या रखना है, टोटल 7 कैटेगरी में यहाँ पे इस बार पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। टोटल 19 बच्चों को यहाँ पे पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं जो यहाँ पे बेसिकली इनॉग्रेट कर रहे हैं ऑफिस स्पेस, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो बेसिकली नौरोजी नगर में है। ये उससे रिलेटेड न्यूज़ है जो न्यू दिल्ली स्टेशन के पास आप देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात यहाँ पे कही जा रही है। नौरोजी नगर में पहले कार्यालय का स्थान का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे किया गया अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली में। यहाँ पे पहला ऑफिस स्पेस यहाँ पे इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है, जो ऑफिस है वो 41,000 स्क्वायर फीट में ये आपका फैला हुआ है। और लगभग इसकी जो कॉस्टिंग है आप देख सकते हैं 165 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू है, जो बेसिकली एक अत्यधिक बुनियादी ढांचे को दर्शाता है, स्टेट ऑफ आर्ट को, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बेसिकली दर्शाता है। आप देख सकते हैं, खुद ही इमेजिन कर सकते हैं 41,000 स्क्वायर फीट जिसकी कॉस्टिंग वैल्यू कितनी है, 165 करोड़ की यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका उद्घाटन यहाँ पे WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि नौरोजी नगर में, वहाँ पे पहला ऑफिस स्पेस यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसी को लेकर के ऑफिस फैसिलिटीज़ को यहाँ पे सभी सुविधाएं का यहाँ पे दावा करती है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे लॉन्च किया, और सबसे बड़ी बात किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ध्यान में रखते हुए चलेगा ये न्यूज़। ये आपका थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये आपके न्यूज़ आ जाते हैं कैटेगरी में। वी मुरलीधरन की बात यहाँ पे कही जा रही है। और यहाँ G77 थर्ड साउथ समिट की बात कही जा रही है, जो कि कहाँ पे होने वाला है, यहाँ उगांडा में आप देख सकते हैं, जहाँ पे इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मुरलीधरन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं G77 थर्ड समिट जो है युगांडा में, उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, वी मुरलीधरन कर रहे हैं। और इसी को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, है ना, उनके द्वारा इसको अटेंड किया गया है। ये युगांडा में किस जगह पे हो रहा है, कंपाला। अभी मैं हम लोग मैप के थ्रू भी समझेंगे ये युगांडा कहाँ पे है, इसके आसपास के देश कौन कौन से हैं, और युगांडा के अंदर ये कंपाला कहाँ पर स्थित है। ये सारी चीज़ें विथ मैप भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके युगांडा लोकेशन को लेकर के। और ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसका जो विषय है, इसका जो थीम है, वो है लिविंग नो वन बिहाइंड। देखिए कितनी बड़ा एक थीम यहाँ पे रखा गया है कि किसी को भी पीछे ना छोड़ना, सबको साथ लेकर के चलना। जो भारत का जो विज़न है वसुदेव कुटुंबकम, देखिए वो ये चीज़ें यहाँ पे आ गया ना, वसुदेव कुटुंबकम को लेकर के ये थीम यहाँ पे इसको रखा गया है इस समिट का, इस सम्मेलन का, कि हम किसी को भी पीछे ना छोड़ पाएँ, सबको साथ लेकर के चलना है। वसुदेव कुटुंबकम को विज़न को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है इस समिट के थीम में, वही रखा गया है। और इस पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, एक दृष्टिकोण के रूप में यहाँ पे विश्व को एक परिवार के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। और यहाँ पे 134 मेंबर स्टेट्स हैं, सब के लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे और इस सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मुरलीधरन जी के द्वारा जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौन है मुरलीधरन जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं। ठीक है, विदेश राज्य मंत्री के ये आपके हैं, जो कि इंडियन कम्युनिटी को युगांडा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 3 दिन के दौरे पे ये युगांडा गए हुए थे। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, G77 का थर्ड समिट आपको देखने को मिलेगा युगांडा में। इंडिया की तरफ से कौन है, वी मुरलीधरन। कौन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर्स के। इस समिट का थीम क्या है, लिविंग नो वन बिहाइंड, जो किसको फोकस करता है, भारत के विज़न जो है, भारत का जो दृष्टिकोण है, भारत का जो महत्व है, विजन है, उसको ये फॉलो कर रहा है। पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में लेकर के चलने को लेकर के कह रहा है। टोटल 134 सदस्य जो हैं, जो इसका हिस्सा लिए हुए थे और उसमें भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो मुरलीधरन थे। अब युगांडा की बात करते हैं, थोड़ा सा मैप को नोटिस कीजिएगा। ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्री में आपको ये युगांडा देखने को मिलेगा। और इसकी जो नेबरिंग देश है, आप यहाँ पे देख सकते हैं केन्या के साथ ये बॉर्डर टच कर रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं साउथ जुडान के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो आप देख सकते हैं, तांजानिया आप देख सकते हैं नीचे में है। ठीक है, तो ये रवांडा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सभी देशों के साथ ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये अपना बॉर्डर जो है वो साझा कर रहा है, सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अल्बर्ट नाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नदी यहाँ से बहते हुए चल रही है। ये लेक ऑफ विक्टोरिया, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं। लेक ऑफ विक्टोरिया कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये युगांडा और तांजानिया के बीच में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे युगांडा, तांजानिया और केन्या, ये तीनों के साथ सराउंड किया हुआ है लेक ऑफ विक्टोरिया। ये ध्यान रख सकते हैं। अल्बर्ट नाइल रिवर यहाँ पे आप युगांडा से होता हुआ निकलता है। और ये जो विजिट हो रहा है G77 का शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है, कंपाला, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अफ्रीकन कंट्री के युगांडा में ये बेसिकली स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर, कंपाला। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपको ये हर जगह काम आ सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, चाहे पॉलिटी का हिस्सा हो सकता है, इकोनॉमिक का हिस्सा हो सकता है, एथिक्स का हिस्सा हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया के द्वारा एक लॉन्च किया गया ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी के बारे में बात कही जा रही है। और ये क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बात कही जा रही है, इक्वलिटी एलियंस बनाने की बात कही जा रही है, यानी जेंडर गैप को ख़त्म करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। और यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए कौन है ये, तो ये स्मृति ईरानी है। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलियंस यहाँ पे किया गया है ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी के बारे में। अच्छा चलिए बताइए, सस्टेनेबल गवर्नमेंट जो सस्टेनेबल गोल है, तो आज भारत का जो विज़न है 2030 तक
टोटल कितने सतत विकास को जो है वो उस गोल को अचीव करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। टोटल कितने सस्टेनेबल गोल है जिसको अचीव करना है भारत को 2030 तक, उसका आंसर मुझे कीजिए। वैसे आने वाले स्लाइड्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ चैट पे, लाइव चैट पे कितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे हो रहा है? डैवोस में हो रहा है। कल भी हम लोग इस के बारे में कवर किए थे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद है कल का न्यूज़? महाराष्ट्र की तरफ से, चलिए मुझे बताइए, महाराष्ट्र की तरफ से कितने रुपए का यहाँ पे MOU साइन हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, दावोस में? बताइए, वो उसका आंसर तो दीजिए। कल ही के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो गुड जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ यहाँ पे किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में। ये ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। महिला नेतृत्व वाले विकास एजेंडे को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में वैश्विक प्रतिध्वनि यहाँ पे मिली है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और दुनिया भर के 10,000 से अधिक व्यवसायों का समर्थन यहाँ पे प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं 10,000 प्लस बिजनेस वर्ल्ड वाइड को यहाँ पे इनके तरफ से क्या मिला है? समर्थन मिला है, बैक्ड मिला है, सपोर्ट मिला है, ताकि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका नेतृत्व जो होगा वो हर डिपार्टमेंट में जो नेतृत्व किया जाएगा वो वुमेन की तरफ से हो। इसको लेकर के यहाँ पे बड़ा, मतलब जो जेंडर गैप है उसको ख़त्म करने की बात कही जा रही है। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, चलिए मुझे ये भी बता दीजिए अब कि जेंडर गैप को ख़त्म, जीरो जेंडर गैप की बात जो कही जा रही है वो सतत सस्टेनेबल गोल्स में कितनावे नंबर पे उसको रखा गया है? तो यहाँ पे ग्लोबल गुड एलियंस फॉर जेंडर इक्विटी की बात जो यहाँ पे कही जा रही है, इक्विटी एंड इक्वलिटी, यहाँ पे वैश्विक अच्छा गठबंधन की बात कही, लिंग समानता और समानता के लिए वैश्विक अच्छा गठबंधन का शुभारंभ महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम पर केंद्रित है। किसके ऊपर ये डिपेंडेंट है? वुमेन्स के हेल्थ, एजुकेशन और एंटरप्राइज के ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड है। जो G20 नेताओं की घोषणा और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए भारत को प्रतिबद्धता के रूप में अनुरूप यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो अभी जो देखिए, ये तो है ही, ये जो न्यूज़ है ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसका आपको इम्पोर्टेंस आने वाले टाइम पे जब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस में इसको लेकर के लॉन्च किया गया है एलियंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी यानी समानता, हिस्सेदारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल भारत की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 गोल्स को अचीव करने की बात कही गई है 2030 तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला में क्या है? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात कही गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में बात कही गई है। गुड हेल्थ वही तो हुआ। तो गुड हेल्थ जो है वो सस्टेनेबल गोल में तीसरे नंबर पर रखा गया, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि चौथे नंबर पे है। पाँचवें नंबर पे यही क्वेश्चन तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में सस्टेनेबल गोल में कितनावें नंबर में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 5वें नंबर पे इसके बारे में बताया गया है। तो ये हमारा सस्टेनेबल गोल्स का 5वां नंबर है। छठा नंबर पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। 7वें नंबर पे क्लीन एनर्जी, ऊर्जा से रिलेटेड है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, इंडस्ट्री वगैरह। फिर इनइक्वलिटीज़, असमानताएं को ख़त्म करना है 10वें नंबर पे। फिर कम्युनिटीज़ में, सिटीज़ में सस्टेनेबल बनाना है। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाना है। क्लाइमेट एक्शन आप देख सकते हैं, लो बिलो सॉरी लाइफ बिलो वाटर के बारे में कही जा रही है, उनके लाइफ को अच्छा बनाना है, लैंड के लाइफ को अच्छा बनाना है। पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के बारे में कही गई है। और यहाँ पे पार्टनरशिप को लेकर के बात सॉरी। तो टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको यहाँ पे फोकस करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। और जेंडर इक्वलिटी के बारे में यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये 5th नंबर पे इसके बारे में एक्सप्लेन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कही जा रही है, तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखिएगा। ये गैर सरकारी संस्था है और ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे है और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन से इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? कोलोगनी में। कोलोगनी कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड के पास। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 24 जनवरी 1971 को हुई थी, याद रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कही जा रही है जो अभी दावोस में हो रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं
24 जनवरी 1971 को ये बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी, जिसके द्वारा जर्मन इंजीनियर क्लॉस स्क्वाब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लॉस स्क्वाब, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोगनी। कहाँ है ये? स्विट्जरलैंड। 24 जनवरी 1971 याद रहेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। स्टैटिक पार्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रहना चाहिए, तो ये ध्यान में रखते चलिए। कभी आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड कुछ कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कोलोगनी में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी। क्लॉस स्क्वाब जो है वो बेसिकली इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये आपका आता है। कहाँ पे बात कही जा रही है? तो ये बेसिक कोलोगनी की अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले तो ये स्विट्जरलैंड में आता है। स्विट्जरलैंड का आप देख सकते हैं, पहले मैप अच्छे से इसको देखिए, कौन कौन से कंट्री के साथ ये बॉर्डर टच कर रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रांस के साथ टच कर रहा है, जर्मनी के साथ टच कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ टच कर रहा है, इटली के साथ टच कर रहा है। 4 राष्ट्रों के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनेवा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहीं पे लेक जेनेवा के पास ही यहीं कहीं आपका कोलोगनी है। अभी इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, इसको थोड़ा सा और इसको डीप करते हैं मैप को, ये आपके सामने देखने को मिलेगा। जेनेवा आपको यहाँ पे देख सकते हैं, और जेनेवा के सामने यहाँ देखिए ये कोलोगनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो समवेयर यहाँ पे ही आपको लेक जेनेवा, इस जगह पे जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे ही आपका कहीं कोलोगनी है, उसी से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको एग्जैक्ट लोकेशन कोलोगनी का मिल गया कहाँ पे है, तो अब आपको क्लैरिटी होगी कहाँ कि किस जगह के बारे में बात कही जा रही है। ये जेनेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली कोलोगनी जो है यहाँ हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। आई होप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ध्यान रखिएगा, क्लॉस स्क्वाब के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को, और ये बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाता है इनके एज को लेकर के। एज इनकी 61 है। 61 साल की उम्र में इन्होंने इतिहास रच दिया है। जिन्होंने 4th डाकर रैली का टाइटल इन्होंने जीता है। डकार रैली जो है, कार्लोस सैंज इनका नाम है, ठीक है। तो सैंज एल मेटारर सबसे उम्र दराज डकार रैली विजेता बन गए हैं। 61 साल की उम्र में अपना 4था खिताब जीता है। मायने रखता है इस टाइम पे इनकी फिटनेस इस लेवल पे है कि ये टाइटल जीत रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि किस लेवल पे इन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन कर रखा होगा। तो सेंज की जीत डकार रैली की काल श्रेणी में यहाँ पे ऑडी आप देख सकते हैं पहली जीत है, जो एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है। तो ये आप देख सकते हैं इनकी तरफ से ये जीता गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनका नाम कार्लोस सैंज की बात कही जा रही है। 4th टाइटल इन्होंने जीता है। तो कहीं पे वन लाइनर्स में आपको कहीं ना कहीं आपको इनकेस अगर आता भी है तो आपको कोई दूसरे पीसीएस में तो नहीं देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कोई दूसरे एग्जाम्स अगर आप देंगे एसआई वगैरह के, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ पे आप देख सकते हैं। उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कही जा रही है, बिजनेस पर्सन्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे 39 लाख वुमेन SHG मेंबर्स की बात कही जा रही है। SHG क्या होता है? इसको कहते हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप याद रखिएगा क्या होता है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। ये माइक्रो इंटरप्रेन्योर और मिनिमम एनुअल इनकम जिनकी 1 लाख से कम है, उनको लेकर के ये वो बेसिकली उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो ये बेसिकली यहाँ पे जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा यहाँ पे इसको अनवील किया गया है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण यहाँ पे किया है, इसका लॉन्च किया है। और इसमें क्या रखा गया, इसका लक्ष्य क्या है? इसमें लक्ष्य ये है कि 1 लाख वार्षिक आय लक्ष्य के साथ ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों को बदलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूरल वुमेन जो है, जो गांव वगैरह में जो औरतें रहती हैं, जो एकदम मतलब रिमोट एरियाज़ की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो रूरल जो वुमेन है उनको क्या करना है, उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाना है, यानी छोटे स्तर पर उद्यमी बनाना। उद्यमी मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, ठीक है। तो उस लेवल पर उनको ट्रेंड करने की बात कही जा रही है।
ताकि उनका 1 लाख एनुअल इनकम टारगेट हो सके। मतलब उस लेवल पे उनको गाइड करें, उस लेवल पे उनको ट्रेनिंग दे, ताकि वो कम से कम ₹1,00,000 आपका सालाना वो कमा सके। उस टारगेट को लेकर के ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को यहाँ पे लॉन्च किया गया असम सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका यहाँ पे इनॉग्रल फेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, उद्घाटन चरण में आपको देखने को मिलेगा। और प्रत्येक पद आवेदक को पहले वर्ष यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 यहाँ पे मिलेगा। यानी सभी जितने भी एप्लीकेंट हैं जो इसमें शामिल होंगे इस अभियान में, उनको यहाँ पे 10,000 रुपये पहले साल में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है सामान्य ओबीसी, एससी, एसटी, विशेष समुदाय के लिए बच्चों की सीमाएं तैयार की गई है, जिसमें विविध भागीदारी को बढ़ावा मिला है। डाइवर्स पार्टिसिपेशन, जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लोग जो, उनको यहाँ पे बेसिकली मतलब जो बच्चों को छोड़ करके बाकी जो बच गए तो उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, और उनको पहले साल में 10,000 रुपये दिया जाएगा, और उनको इसका हिस्सा बनाया जाएगा। और उन गांव की महिलाओं को उद्यमी बनाने को लेकर के ये टारगेट रखा गया है, ताकि कम से कम वो साल का ₹1,00,000 कमा सके। ठीक है, ये अभियान यहाँ पे SHG के बारे में अगर हम लोग बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ही वो एक चेन है जो बड़े लेवल पे चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे करती हैं, है ना। तो ये बेसिकली 12 से 25 लोगों का ये बेसिकली ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। लोकल महिलाएं ही होती हैं जो ग्राउंड लेवल पे उस लोकल एरियाज़ की जो शिक्षित महिलाएं जिसको हम कह सकते हैं, वर्किंग महिलाएं जिसको कह सकते हैं, वो मिलकर के एक ग्रुप बनाती हैं। और ये बेसिकली 18 से 50 साल के बीच के जो महिला है वो ही लोग ये इसका हिस्सा बनते हैं। और ये बेसिकली जो भी गैप है, जो चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियली जहाँ पे कमी आ रही है, उस चीज़ को फुलफ़िल करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ट्रेंड किया जाता है महिला को, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। याद रखिएगा, 18 से 50 साल की महिला का 18 से 50 साल के बीच की महिला इसका हिस्सा बन सकती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो 12 से 25 महिलाओं का ग्रुप होता है। ठीक है, अगर हम लोग असम की बात करें, क्योंकि असम स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो असम जो है वो कहाँ पे पड़ता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्सा में पड़ता है। और ये जाना किस चीज़ के लिए जाता है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट हो गया, जंगली जानवरों के बारे में, टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे चाय का बागान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिल्क का बाज़ार आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टूरिस्ट स्पॉट, मंदिरों की बात करें तो कामाख्या मंदिर बहुत ही फेमस, अगर आपने सुना होगा, बहुत फेमस मंदिर है जो असम में है, तो इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। उमानंद टेम्पल भी आपको यहीं पे आपको देख सकते हैं, जो कि पीकॉक आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे उमानंद टेम्पल। अगर आप कभी गए हैं तो अगर आप कामाख्या जाते हैं तो ये मंदिर भी ज़रूर जाइएगा। बहुत से लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं है, तो ये मंदिर भी बहुत फेमस है, तो इसको जरूर जाइएगा। इसका कैपिटल आप देख सकते हैं दिसपुर है, और जो कि गुवाहाटी के पास आपको देखने को मिलेगा। हाजो मदन कामदेव वगैरह ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। कैपिटल क्या है असम का, दिसपुर। लैंग्वेज क्या बोली जाती है, असमीज, बंगाली, क्योंकि बंगाल का बॉर्डर जो है वो टच करता है, तो इसीलिए कुछ बंगालीज लैंग्वेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। बोडो भाषा आपको ये देखने को मिलेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा आज के डेट में मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बर्ड की मैं बात करूँ तो बर्ड जो है वो वाइट विंग्ड डक है, स्टेट बर्ड की बात करूँ तो। और फ्लावर की बात करूँ तो फॉक्सटेल ऑर्चिड है। और हाई कोर्ट यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान बेसिक चीज़ें जो असम के बारे में है। अगर आप असम गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। ये सारी चीज़ें असम से रिलेटेड, जो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए असम से रिलेटेड। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश ऊपर आप देखने को मिलेगा, नागालैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, मणिपुर देख सकते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा यहाँ टच कर रहा है। दिसपुर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आप असम का हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पे हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं UNDP के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सोलर पावर स्टेशन, यहाँ पे 5 इजिप्टियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट और म्यूजियम यहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया इजिप्टियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, किसके द्वारा,
यूएनडीपी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर पावर स्टेशन का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है इजिप्टियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इजिप्टियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात यहाँ पे कही जा रही है। मिस्र के विरासत स्थलों पर और सौर ऊर्जा स्टेशनों का लक्ष्य लगभग 295 टन पर वर्ष के कार्बन डाइऑक्साइड समकम को कम करना है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल के कंपैरिजन में, ताकि हम पॉल्यूशंस को कम कर सकें। पॉल्यूशंस को कम करने की क्यों बात कही जा रही है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे अंटार्कटिका में बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डूम्सडे ग्लेशियर, डूम्सडेस जिसको थ्वाइटिस ग्लेशियर्स भी कहते हैं, वो आपके पिघलना स्टार्ट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं वो अगर ग्लेशियर पिघलने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है समुद्र स्तर जो है वो बढ़ेगा, और समुद्र स्तर बढ़ेगा तो जितने भी लो लाइंग आइलैंड है वो आपके सबमर्ज हो जाएंगे। जैसे कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया का आप देख सकते हैं कैपिटल चेंज कर दिया गया, क्योंकि आने वाले टाइम पे वो डूब जाएगा, उसकी पूरी गारंटीड कही जा रही है। और भारत के भी कोस्टल एरियाज़ में जो बहुत सारे शहर हैं उसको भी प्रेडिक्ट किया गया है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, पौंडीचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये भी सबमर्ज कर जाएंगे 2050 तक, ये प्रेडिक्ट किया गया है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड ना हो करके हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर हम लोग डिपेंड हो रहे हैं। जैसे सोलर स्टेशन सेटअप कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, इसको लेकर के तैयारी चल रही है, ताकि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इमल्स हो और उसका मतलब रिलीज़ हो, और जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघले ना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करने को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो यही जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है ग्लोबल लेवल पे, और कहा गया है सस्टेनेबल गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। और 13 नंबर क्या है, क्लाइमेट एक्शन चाहिए, अभी हम लोग बात किए थे ना सस्टेनेबल गोल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13वां नंबर पे क्या है, क्लाइमेट एक्शन है, और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 7वें नंबर पे। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये किस तरह से रिलेट कर रहा है आप देख पा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना हम लोग विश्व भर में इस गोल्स को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि सब पूरा देश इसको फॉलो करे, और हमारे देश और अच्छे से, देश के विश्व हमारा अच्छे से और उन्नति करे। तो उसी को लेकर के यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ये पहल उसी को लेकर के है, ताकि उसको अचीव किया जा सके। यहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात यहाँ पे कही जा रही है, क्लाइमेट एक्शन को फोकस करने की बात कही जा रही है। 325 किलोवाट कैपेसिटी का सोलर स्टेशन यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो कि 520 मेगावाट आवर पर ईयर यहाँ पे ऊर्जा जो है उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी पॉल्यूशंस होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि सौर ऊर्जा का यहाँ पे यूज़ होगा। तो उसी को लेकर के यहाँ ये पूरा न्यूज़ था। इजिप्ट को लेकर के बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये रेड सी से होकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिप्ट है। इजिप्ट का यहाँ पे आप कैपिटल की बात करो तो ये कायरो है। ठीक है, ऊपर भूमध्य रेखा, भूमध्य सी के है, मेडिटेरियन सी है, इधर लाल सागर है, नीचे सूडान आपको देखने को मिलेगा, इधर लिबिया है, इधर सऊदी अरब है, इधर जॉर्डन है, इधर इज़राइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, यहाँ भारत है, भारत से इधर आकर के इधर इजिप्ट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपका साइंस एंड टेक को लेकर के। अभी रिसेंट में जापान की तरफ से इसको लॉन्च किया गया, और ये कहाँ पे लैंड किया है आप देख सकते हैं। ये लैंडिंग का विजुअल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जापान की तरफ से एक इन्होंने इतिहास रच दिया इन्होंने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर इन्होंने ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की। स्लिम मिशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्लिम का फुल फॉर्म क्या है, तो चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर। अंतरिक्ष यान की सफल तैनाती के साथ जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बन गया। बहुत बड़ी बात है। तो याद रखिएगा 5th नंबर पे देश अपना जापान, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5th कंट्री बन गया है, सॉफ्ट मून लैंडिंग यहाँ पे किया है। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। मून को ये पूरी तरह से जांचेगा
चुनौती उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ पे स्लिम के सौर पैनल बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं। तो एक चैलेंज यहाँ पे आया है कि स्लिम के जो सोलर पैनल है वो पावर जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो एक चैलेंज वहाँ पे देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट में। ये मिशन जो है वो जक्सा के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। जक्सा स्पेस एजेंसी है, जापान स्पेस एजेंसी है जिसका नाम जक्सा है, और उन्हीं की तरफ से भविष्य के चंद्र अन्वेषण के लिए यानी फ्यूचर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। उसको ये एक्सप्लोर करेगा, वहाँ के लैंड को एक्सप्लोर करेगा, वहाँ के चीज़ों को ये रिसर्च करेगा, और उसी के साथ ये लैंडिंग तकनीक में महत्वपूर्ण यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे जापान की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे स्टेप्स लिया गया है। और ये एक सक्सेसफुल जो था इनका जो लैंडिंग था वो बहुत अच्छे तरीके से मून पे इसका स्लिम जो है वो लैंड कर गया। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जापान थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके आसपास बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर्स वगैरह हैं। जैसे सी ऑफ जापान आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सी ऑफ ओखोत्स्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर पैसिफिक ओशन, फिलिपिन ओशन, ईस्ट चाइना सी। ठीक है, साउथ कोरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, सियोल इसका कैपिटल, ऊपर नॉर्थ कोरिया है, चाइना रशिया आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जापान का मैप है। यहाँ पे आपको ओसाका देखने को मिलेगा, टोक्यो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नगोया, क्योटो, ये सारे आपको यहाँ पे ये जगह देखने को मिलेंगे। सिनानो रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा जापान का मैप है, आई होप आपको क्लियर होगा। बोनिन आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा कहाँ पे कौन कौन सा लोकेशन है, ताकि आपको मैप आपके दिमाग में क्लियर रहे कि हाँ जापान का मैप, अगर जापान के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो तुरंत जापान का मैप आपके दिमाग में पिक्चर आ जाना चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन सा लोकेशन है। बाकी हिरोशिमा के बारे में तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, हिरोशिमा नागासाकी। चलिए मुझे बताइए क्या हुआ था यहाँ पे, किस डेट को क्या हुआ था, और जो चीज़ें यहाँ पे हुई थी उसका नाम क्या था, जो चीज़ें यहाँ गिराई गई थी उसका नाम क्या था, मुझे नाम चाहिए। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कीजिए, देखते हैं। विथ डेट मुझे बताइए कि किस डेट को यहाँ पे गिराया गया था, किस डेट को यहाँ गिराया गया था, और उसका नाम क्या था। जापान के बारे में बात करें तो ईस्ट एशिया में एक आइलैंड है, और ये पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में ये आपको देखने को मिलेगा, और सी ऑफ जापान के पश्चिम साइड ये देखने को मिलेगा। सी ऑफ ओखोत्स्क जो इसके नॉर्थ में है, और ईस्ट चाइना सी आप देख सकते हैं, फिलिपिन और ताइवान जो है वो साउथ में। कैपिटल जो है वो टोक्यो है, और पॉपुलेशन जो है वो 12.57 करोड़ है। गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे देश में भी क्या कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है। यूनिटरी स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा आज के डेट में देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अपना जैसे +91 है तो ये +81 है। यहाँ पे टोटल 3,77,973 किलोमीटर में फैला हुआ है। लार्जेस्ट सिटी टोक्यो ही है। आप ये उसका कोऑर्डिनेट्स है। तो ये बेसिक चीज़ें जो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है, थोड़ा चलिएगा। फूमियो किशिडा याद रखिएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, 12.5 करोड़ की आबादी है, टोक्यो कैपिटल है, ये ध्यान रख सकते हैं। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी से गिरा हुआ है ये आप देख ही लिए मैप में, आई होप क्लियर हो गया होगा। सी ऑफ ओखोत्स्क देख सकते हैं, सी ऑफ जापान देख सकते हैं, ईस्ट चाइना सी फिलिपीन सी देख सकते हैं, पैसिफिक ओशन देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है क्योंकि इनके द्वारा क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2023 का 2 गोल्ड इनके द्वारा जीता गया। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और ये बेसिकली 2023 का खेलो इंडिया गेम जो है कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था, ये इनॉग्रेट हुआ था चेन्नई में। और यहाँ पे देवेश के सर्विस के द्वारा योगासन रिथमिक पेयर बॉयज़ कैटेगरी में इनके द्वारा गोल्ड हासिल किया गया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और दिल्ली के द्वारा भी एक एक गोल्ड हासिल किया गया है। मेगा मैटी और उर्मी समंता विनिंग इन द योगासन रिदमिक पेयर गर्ल्स कैटेगरी। तो गर्ल्स कैटेगरी में मेगा मैटी और उर्मी समंता देख सकते हैं जो योगासन गर्ल्स कैटेगरी में जीती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं देवेश और सर्वेश, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बॉयज़ कैटेगरी में योगासन रिदमिक बॉयज़ कैटेगरी में इनके द्वारा गोल्ड हासिल किया गया। ठीक है,
तो थोड़ा सा खेलो इंडिया गेम्स के बारे में जान लेते हैं। तो खेलो इंडिया गेम्स ये साल में ये आपका बेसिकली नेशनल लेवल पे प्ले किया जाता है, क्योंकि जनवरी से फरवरी में 2 कैटेगरी में खेला जाता है। एक अंडर 17 स्कूल में होता है, एक अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट के बीच में होता है। इसकी पहला इवेंट जो हुआ था 2018 में हुआ था। हेड क्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है, और अभी रिसेंट में 2023 में ही इसका इवेंट हुआ है। ये साल में एक बार में होता है। इसकी 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 इसका पर्पस क्या है कि ग्राउंड लेवल पे जो बच्चे हैं, जो ग्रास रूट लेवल, जो अभी उभर करके नहीं आए हैं, जो बेसिकली मतलब न्यू कमर जिसको आप कह सकते हैं, उन टैलेंट को ये बेसिकली सेलेक्ट करना है, उन टैलेंट को पहचानना है, उनको ट्रेन करना है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। जनवरी फरवरी में ये बेसिकली होता है। ये मैप पहचान जाइए, किस कंट्री का मैप है। मैप और लोकेशन आपको तुरंत ध्यान में होना चाहिए। ये क्यूबा का मैप है। क्यूबा कंट्री के साथ अभी MOU साइन किया है हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबा डिजिटल। कहाँ पे क्यूबा कहाँ पे है? क्यूबा आपका पड़ता है पैनामा सिटी के पास, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको तुरंत पता होना चाहिए किस कंट्री के बारे में बात कही जा रही है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन किया गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तरफ से क्यूबा के जो कम्युनिकेशन और कॉपरेशंस जो डेटा सॉल्यूशंस देखते हैं, वो डिपार्टमेंट के साथ MOU ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और यह समझौता सफल डिजिटल पहल, क्षमता निर्माण और पारस्परिक डिजिटल परिवर्तन लाभों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्यूबा के साथ हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में हम लोग समझौता यहाँ पे रिलेशंस बिल्डअप कर रहे हैं। डिजिटल सॉल्यूशंस में हम लोग कॉपरेशंस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भारत जो है बढ़ चढ़ करके दूसरे देशों के साथ कितना बढ़ चढ़ करके रिलेशंस को डेवलप करने के लिए कितने MOU साइन कर रहा है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ, अगर क्यूबा के बारे में बात आए तो हाँ, क्यूबा के साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने साइन किया है डिजिटल सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए, ताकि डिजिटल इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दे सके दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो एक ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग रिलेशन करता है, दो देशों के बीच में रिलेशंस को और मजबूत करने का काम करता है ये MOUs जो साइन होते हैं। ये क्या कह रहा है, इस MOU में क्या कहा गया कि इंडिया जो है वो क्यूबा को असिस्ट करेगा, गाइड करेगा, किस तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग अडॉप्ट करेंगे, इसको और किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इस अपने पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बना करके इसको और अच्छे लेवल पे कोलैब करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। क्यूबा के साथ हम लोग बढ़ावा करके साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे और विकसित करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन यहाँ पे साइन हुआ है। इंडिया जो है वो असिस्ट करेगा क्यूबा को और उसको गाइड करेगा, ट्रेन करेगा, ताकि वो अपने डिजिटल सॉल्यूशंस में अपने आप में और डेवलप हो सके। क्यूबा कहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं भारत यहाँ पे, यहाँ से हम लोग निकलेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्यूबा यहाँ पे, ठीक है, अटलांटिक ओशन से होकर के यहाँ पे क्यूबा। ये पैनामा सिटी है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये अटलांटिक महासागर है। क्यूबा कहाँ पे, देखिए ये कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये क्यूबा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हवाना यहाँ का कैपिटल है, हवाना कैपिटल है। द बहामास यहाँ देख सकते हैं। USA का ऊपर फ्लोरिडा में से ही जितने भी लॉन्च होते हैं ना सैटेलाइट, ये फ्लोरिडा से ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका फ्लोरिडा से ही लॉन्च करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जमाइका है, किंगस्टन कैपिटल है, हाइती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा। क्यूबा जो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, एक आइलैंड है, और इसमें 4195 आइलैंड है जो इसके आसपास घिरे हुए, ठीक है। कैरिबियन सी के नॉर्थ में ये आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन जहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे ये बेसिकली ये कंट्री देखने को मिलेगा। कैपिटल हवाना है, क्यूबन पैसो यहाँ का करेंसी है, नॉर्थ अमेरिका का बेसिकली ये एक हिस्सा है, रिपब्लिक है, आज़ाद है, यूनिटरी स्टेट है, और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति शासन चलता है, तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी है, ठीक है।
लैंग्वेज की बात करें तो स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ पे है, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मैनुअल मैरियो क्रूज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि वहाँ पे करेंसी क्या है। क्यूबन पैसो है, हवाना कैपिटल है, नॉर्थ अमेरिका है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मैनुअल मैरियो क्रूज वहाँ के हैं, और लैंग्वेज स्पेनिश वहाँ पे बोली जाती है। अगला यहाँ पे इनाग्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है इनके द्वारा, ये बेसिकली है किशन रेड्डी। किशन रेड्डी जो है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इनाग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हैदराबाद में। चलिए अच्छा मुझे बताइए, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, एक और क्वेश्चन, ये बिहार में है क्या? बिहार में है? अगर है तो कहाँ पे है बताइएगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को लेकर के बात कही जा रही है कि 4 एकड़ में 19.90 करोड़ रुपए में निर्मित यह संस्थान महिलाओं के लिए, महिलाओं को स्किल कोर्सेस में अल्पकालिक और दीर्घकालिक कौशल पाठ्यक्रम का यहाँ पे प्रदान करेगा। ये रेड्डी जी के द्वारा इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है। कमिटमेंट किया गया है कि महिला उपलब्धि की भागीदारी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम उज्ज्वला जैसी पहल का हवाला देते हुए महिला सशक्तिकरण प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर डालेगा। यानी ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम उज्ज्वला, इनका वुमेन अचीवर्स को लेकर के, ये पार्टिसिपेशन को लेकर के, ये जोर देने को लेकर के, ये बेसिकली नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का यहाँ पे इनाग्रेशन किया गया। यहाँ पे वुमेन्स को एम्पावर करने की बात की जाए, देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में कितने सारे टॉपिक्स आ गए ये 2 दिन के करंट अफेयर्स में ही। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है, ताकि ये सारे आपके पॉइंट्स आपके कलेक्ट हो सके और ये सारे पॉइंट्स आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकें। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लेकर के। इकोनॉमिक्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का कहीं पे भी टॉपिक्स है वहाँ पे ये सारे न्यूज़ को आप एज ए पॉइंट वाइज आप वहाँ पे लिख सकते हैं, तो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हैदराबाद में हुआ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। एक और क्वेश्चन ये है, भारत में कितने नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको बताना है, टोटल नंबर्स आपको बताना है। ठीक है, चलिए और ये भी बताइएगा हैदराबाद में ये कितनावा नंबर का ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है। 3 क्वेश्चन मैंने इससे दिए हैं। पहला क्वेश्चन, क्या बिहार में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? अगर है तो कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा ये भारत में टोटल कितने नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? और तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हैदराबाद में ये कितनावे नंबर का स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओपनिंग की गई है। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे चलिए क्या आंसर तो मिल गया, 33 नेशनल आप देख सकते हैं और 3 एक्सटेंशन सेंटर पूरे देश भर में आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर जो है उनके अंदर में आता है। 1963 से ही बेसिकली इसके ऊपर फोकस किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आईटी सेक्टर के को बेसिकली इंस्ट्रक्ट करने के, मतलब देश में जितने भी आईटीज़ हैं है ना, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग देने को लेकर के ये बेसिकली इसका जो है वो इसको इनॉग्रेट किया गया आईटी सेक्टर्स में ट्रेनिंग देने को लेकर के। बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कौन है ये यूएनजीए के प्रेसिडेंट है, यूएनजीए के प्रेसिडेंट जो कि 20 से 26 तारीख तक भारत के दौरे पर हैं और यही चीफ गेस्ट है भारत के जो अभी रिपब्लिक डे होने वाला है, गणतंत्र दिवस होने वाला है उसके। तो यूएनजीए के अध्यक्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेनिस फ्रांसिस, भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर यहाँ पे आए हुए हैं। 78th यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, डेनिस फ्रांसिस के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे भारत दौरे पर, सॉरी 22 से 26 तक यहाँ पे ये है, मैंने 20 शायद बोल दिया था, 22 से 26 तक ये भारत के दौरे पर है। और ये यहाँ पे जो विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है उनके साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे इनके द्वारा निभाया जा रहा है। बहुत सारे मल्टीलैटरल इशूज़ को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन होगा और यहाँ पे व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए भारत के लिए आह्वान पर जोर दिया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत करना है। भारत और यूएन के बीच में जो टाइज़ है उसको मजबूत करने को लेकर के ये विज़िट यहाँ पे है, उसको और मजबूत किया जाएगा, उसको और स्ट्रेंथ किया जाएगा, उसको और इन्हेंस किया जाएगा ताकि हम ग्लोबल चैलेंजेस को अच्छे से
हम सहयोग दे सकें, ग्लोबल में जो भी चैलेंजेस है उसको हम लोग क्या कर सकें, उस वैश्विक चुनौतियों का सहयोग कर सकें और गणतंत्र दिवस परेड में ये भाग भी लेंगे। कहा था ना, पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। तो ये चीफ गेस्ट के रूप में भी आप देख सकते हैं। नाम इनका डेनिस फ्रांसिस है, याद रखिएगा। ये क्या है, UNGA के प्रेसिडेंट है, याद रखते हुए चलिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कही जा रही है, तो थोड़ा सा आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। तो संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 अंग है, जिसका एक आपका हिस्सा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, और ये बेसिकली जितने भी पॉलिसी वगैरह बनते हैं वो यही बनाता है। टोटल इसके 78 सेशन हो चुके हैं, आज के डेट में चल रहा है, और ये 78th प्रेसिडेंट है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन ने की है। इसके साथ साथ यूनिसेफ आप देख सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम देख सकते हैं, सिस्टम ऑफ स्टाफ कॉलेज देख सकते हैं, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चार्टर से इसका सेटअप किया गया था, चैप्टर 4 जो UN चार्टर का। गोल मेला भंडारा, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे, उधमपुर। कहाँ की बात, उधमपुर कहाँ है, जम्मू कश्मीर, सॉरी उधमपुर, हाँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे गोल मेला जो लगता है उधमपुर। जगन्नाथ टेम्पल होस्ट द मस्ट गोल्ड मेला अट्रैक्टिंग डिवोटीज फ्रॉम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बियॉन्ड द रिलीजियस एंड कल्चरल फेस्टिवल्स। तो ये बेसिकली गोल मेला फेस्टिवल है जो बेसिकली मंत्रमुग्ध कर दिया है जगन्नाथ मंदिर को। तो गोल मेला एक सांप्रदायिक उत्सव के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न संस्कृतियों समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और हर्षित पारिवारिक उल्लास के साथ ये क्या करता है, गूंजता है। कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उधमपुर। बोला था जम्मू कश्मीर में, डाउट हो गया था हिमाचल प्रदेश और इसमें, लेकिन नहीं, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू के पास है, वैष्णो देवी और जम्मू के बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहलगांव देख सकते हैं, अमरनाथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीनगर देख सकते हैं, गुलमर्ग देख सकते हैं, कारगिल देख सकते हैं, ले देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गांव चलो अभियान। गांव चलो अभियान यहाँ पे लॉन्च किया गया। यहाँ पे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, गांव चलो अभियान। कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, JP नड्डा के द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत यहाँ पे की गई है, और ये बेसिकली ग्रामीण और शहरी समुदायों को जोड़ने के लिए ये अभियान यहाँ पे इसको जारी किया गया। 4 फरवरी से ये आपका शुरू होने वाला है ये अभियान, और इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करते हुए 7 लाख गाँवों और शहरी बूथों का तक पहुंचाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 लाख विलेजेस तक और अर्बन बूथों तक इसको यहाँ पे पहुंचाना है। उसी को लेकर के यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। मोदी सरकार की उपलब्धियाँ जितनी भी हैं वो उसका प्रचार प्रसार करते हुए 7 लाख, टारगेट देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है, 7 लाख गाँव और शहरी बूथों तक इस उपलब्धि को पहुँचाना है। 30 लाख पार्टी वर्कर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली, ये ध्यान रख सकते हैं। 30 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ता इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और सरकार की पहल को जमीनी स्तर तक बढ़ाएंगे। ग्रास रूट लेवल पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव, जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में, जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो गांव वाले एरिया है, वहाँ तक वो सारे लोगों तक उनके जो स्कीम्स हैं वो पहुँचाएंगे, उनको बताएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा आज का करेंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। PDF आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर जगह से आपको अपडेट्स मिलते हुए चले। क्विजेज होते हैं इंस्टाग्राम पे, FB पेज पे, तो उसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। सपोर्ट जितना ज़्यादा आपको मिलेगा, कोशिश मेरा रहेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिस पे आपको, रेगुलर बेसिस पे आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड वे में मिलेगी, ताकि आपका जो कमी रह रहा है करंट अफेयर को लेकर के वो पूरी की पूरी मैं कोशिश करूँगा
कंप्लीट करने का। अगर इस तरह इस न्यूज़ एनालिसिस में, करंट अफेयर्स वाले पार्ट में अगर आपका प्यार मुझे मिलता रहा तो मैं डेफिनेटली हिंदू एनालिसिस भी लेकर आऊँगा, और जो भी थोड़ा बहुत कसर रहेगा करंट अफेयर का वो मैं हिंदू एनालिसिस में पूरा कंप्लीट कर दूँगा। तो बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। आज यहीं पर रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।